नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहाँ मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न सीजी व्यापम और CGPSC में पहले पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस को मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ मैंने लिया है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है। तो प्रथम क्षेत्रीय राजवंश बोल रहा है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो है गुप्तों और मौर्यों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। मौर्य शासकों का भी, गुप्त शासकों का भी, सातवाहनों का भी, वाकाटकों का भी। लेकिन ये सब जो है छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश नहीं थे, स्थानीय नहीं थे, ये लोग बाहर के थे। छत्तीसगढ़ को इन्होंने जीता था, छत्तीसगढ़ को हस्तगत किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजवंश जो यहीं का था, तो प्रथम राजवंश के रूप में राजर्षि तुल्यकुल वंश को स्वीकार किया गया है। ध्यान रखना, राजर्षि तुल्यकुल छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश इसको माना जाता है। कई बार पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो राजर्षि तुल्यकुल वंश के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है। तो राजर्षि तुल्यकुल वंश के विषय में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। तो आरंग से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जिसको आरंग ताम्रपत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस वंश के विषय में जानकारी का केवल और केवल यही एकमात्र स्रोत है। राजर्षि तुल्यकुल वंश के विषय में कहाँ से पता चलता है, आरंग ताम्रपत्र एकमात्र स्रोत है। इसके अलावा कहीं भी इस वंश का जिक्र नहीं मिलता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राजर्षि तुल्यकुल वंश को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो राजर्षि तुल्यकुल वंश को सूरा वंश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो आरंग ताम्रपत्र है ना, वहाँ पर जो प्रथम राजा का नाम दिया हुआ है, 6 शासकों का नाम दिया हुआ है, जो पहला शासक का नाम दिया हुआ है सूरा, तो इसी कारण से इसको जो है सूरा वंश भी कहा गया है इतिहासकारों द्वारा। अगला क्वेश्चन है अपना क्या कहते हैं, चौथा क्वेश्चन है, आरंग ताम्रपत्र को किस नदी के तट से जारी किया गया था। तो आरंग ताम्रपत्र को किस नदी के तट से जारी किया गया है। तो सुवर्ण नदी। देखिए ये जितनी भी जानकारियां हैं ये आरंग ताम्रपत्र में प्राप्त हुई है, तो उसी के आधार पर है ये। तो सुवर्ण नदी के किनारे से इस ताम्रपत्र को जारी किया गया था। आरंग ताम्रपत्र में कौन सी तिथि अंकित है। तो यहाँ पर कौन सी तिथि अंकित है। तो गुप्त संवत अंकित है आरंग ताम्रपत्र में। तो इससे ये पता चलता है कि जो राजर्षि तुल्यकुल वंश के जो लोग थे वो गुप्तों की अधीनता को स्वीकार करते रहे होंगे। और यहाँ पर जो तिथि दी हुई है ना, उसको लेकर के इतिहासकारों में थोड़ा सा मतलब मतभेद नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा जो है क्योंकि पुरानी चीज़ है तो स्पष्ट पढ़ा नहीं जा सका है। तो 182 हो सकता है या फिर 282 हो सकता है। मतलब कि जो एक है ना, ये पहला वाला जो लेटर है, अंक है, ये थोड़ा सा अच्छे से स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कि वो 1 है या 2 है। तो इसी कारण से इतिहासकार इसको 182 गुप्त संवत या फिर 282 गुप्त संवत पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरंग ताम्रपत्र किस शासक द्वारा जारी किया गया था। तो ये जो ताम्रपत्र है भीमसेन द्वितीय नामक शासक द्वारा जारी किया गया था। देखिए जो ताम्रपत्र होता है, अभिलेख होता है, उनमें जो है जो अभिलेख या ताम्रपत्र जारी कर रहा है तो उसका भी विवरण होता है। तो भीमसेन द्वितीय इसने जो है आरंग ताम्रपत्र को जारी करवाया था। अगला क्वेश्चन है, आरंग ताम्रपत्र में उल्लिखित शासकों के नाम बताइए। तो यहाँ पर 6 शासकों का नाम मिलता है, मैंने यहाँ लिख दिया है। तो पहला तो सूरा, तो सूरा को जो है इस वंश का संस्थापक माना गया है और इसी कारण से इसको जो है इतिहासकारों द्वारा सूरा वंश भी कहा गया है। दूसरा है दायित प्रथम, तीसरा है विभीषण, चौथा है भीमसेन प्रथम, उसके बाद 5वां है दायित द्वितीय, 6वां है भीमसेन द्वितीय। तो ये जो आखिरी शासक है भीमसेन द्वितीय, इसी के द्वारा इस अभिलेख इस ताम्रपत्र को जारी किया गया था। तो इन सभी 6 शासकों के नाम आप लोगों को याद रखना है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजर्षि तुल्यकुल वंश के शासक गुप्तों की सर्वोच्चता को स्वीकारते थे, इस मत का आधार क्या है। ये मत है, तो इस मत का आधार क्या है। तो देखिए गुप्त संवत का यहाँ प्रयोग हुआ है
आरंग ताम्रपत्र में। तो उसी से इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि राजर्षि तुल्यकुल वंश के शासक गुप्तों के अधीन रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, राजर्षि तुल्यकुल वंश के शासकों की राजधानी कौन सा स्थान था? तो आरंग से ये ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, मतलब तो उसी कारण से इसको जो है अपना क्या कहते हैं, आरंग ही उनकी राजधानी रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजर्षि तुल्यकुल वंश की राज मुद्रा क्या थी? इनकी राज मुद्रा क्या थी? सिंह। जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है उसमें राज मुद्रा का भी अंकन है। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकारों द्वारा राजर्षि तुल्यकुल वंश के शासकों का संबंध भारत के किस शासक से जोड़ा जाता है? तो ये जो है कलिंग के शासकों से जोड़ा जाता है। जो कलिंग का शासक था ना, खारवेल, तो जो खारवेल है उसको राजर्षि वंश कुल का बताया गया है। तो उसी आधार पर कुछ इतिहासकार राजर्षि तुल्यकुल वंश के शासकों का संबंध कलिंग के शासकों से जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरंग ताम्रपत्र में उल्लेखित विषय क्या है? मतलब ये ताम्रपत्र क्यों जारी किया गया था? तो ये जो ताम्रपत्र है ना, एक प्रकार का दान पत्र है। उस समय जो है भूमि दान में दिए जाने की प्रथा काफ़ी चल रही थी। तो जो राजर्षि तुल्यकुल वंश के जो शासक थे वो जो है दो ब्राह्मण थे जिनका नाम था हरिस्वामी और बोपस्वामी। हरिस्वामी और बोपस्वामी, इन दोनों को भट्टपालिका नामक गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है इस आरंग ताम्रपत्र में। तो हरिस्वामी और बोपस्वामी, इन दोनों को भट्टपालिका नामक गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है आरंग ताम्रपत्र में। अगला क्वेश्चन है, सरभपुरीय वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश के संस्थापक का नाम इसी वंश के नाम पे छुपा हुआ है। तो सरभराज इस वंश का संस्थापक था, सरभराज। और इसका उल्लेख जो है गुप्तों के एरण अभिलेख में भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सरभपुरीय वंश का मूल नाम क्या था? सरभपुरीय वंश का मूल नाम मिलता है अमरार्य कुल। क्या मिलता है? अमरार्य कुल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अमरार्य कुल। और इस वंश का संस्थापक था सरभराज, इसी कारण से इसको जो है सरभपुरीय वंश भी कहा जाता है। लेकिन वास्तव में इसका जो मूल नाम था वो था अमरार्य कुल, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सरभराज पहले किन शासकों का सामंत था? तो सरभराज किन का सामंत था? तो ये वाकाटक वंश के शासकों का सामंत था। वाकाटकों से संबंधित प्रश्न हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगला क्वेश्चन है, सरभराज ने अपनी राजधानी किस स्थल को बनाई? ये किस है? तो किस स्थल को बनाई थी सरभराज ने अपनी राजधानी? तो सरभपुर। अपने ही नाम पर इसने जो है एक नया नगर बसाया सरभपुर और उसको अपनी राजधानी बनाई। लेकिन जो सरभपुर नगर कहाँ पर स्थित था यह अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। अगला क्वेश्चन है, सरभपुरीय वंश के संस्थापक सरभराज का उल्लेख किस गुप्त शासक के अभिलेख में मिलता है? तो ये भानुगुप्त, मैंने शायद पिछले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन लिया था। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सरभराज का उल्लेख मिलता है। जो मैंने बताया था कि एरण अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि कोई गोपराज करके कोई व्यक्ति है जो वीरगति को प्राप्त हो जाता है, फिर उसकी वाइफ सती हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो सरभराज था ये गोपराज का नाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरभपुरीय शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो सरभपुरीय किस वंश के अनुयायी थे? तो ये वैष्णव मत को मानते थे। वैष्णव मतलब विष्णु जी के उपासक थे। इनका जो सिक्का प्राप्त हुआ है ना, जो मुद्राएं प्राप्त हुई है, उसमें परम भागवत लिखा हुआ है, परम भागवत। और ये जो उपाधि है परम भागवत की, ये वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग मतलब कि विष्णु जी के भक्त ही धारण करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरभपुरीय शासकों की राजमुद्रा क्या थी? तो इनकी राजमुद्रा थी गजलक्ष्मी। क्या थी? गजलक्ष्मी। ध्यान रखना, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरभपुरीय शासकों द्वारा अपने लेखों व सिक्कों पर किस संवत का प्रयोग किया जाता था? तो ऐसा इतिहासकारों द्वारा बताया गया है कि इनके जो भी सिक्के प्राप्त हुए हैं, लेख प्राप्त हुए हैं, उसमें जो है तिथि प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब ये लोग जो है अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किसी प्रकार का संवत प्रयोग में नहीं लाते थे, क्योंकि जिस समय सरभपुरीय वंश के शासक शासन कर रहे थे उस समय गुप्तों का काफ़ी प्रभाव था। तो अधिकतर जो छोटे छोटे राजवंश होते थे वो गुप्त संवत का प्रयोग करते थे। लेकिन जो सरभपुरीय शासक थे अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उन्होंने गुप्त संवत का भी प्रयोग नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर कोई भी मतलब जो 20वां नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? मतलब ये लोग किसी भी संवत का प्रयोग नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का वह प्रथम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों पर पहली बार प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सरभराज था, सरभपुरीय वंश का संस्थापक। इसने जो है
प्राकृत के स्थान पर, जो प्राकृत प्राचीन भाषा है उसके स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। तो ये छत्तीसगढ़ का प्रथम शासक था जिसने प्राकृत के स्थान पर संस्कृत का प्रयोग किया। इससे पहले जितने भी शासक थे उनके जो भी लेख प्राप्त होते हैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, तो वो प्राकृत भाषा या दूसरे किसी भाषा में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरभपुरीय वंश के किस शासक के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? सरभपुरीय वंश के किस शासक के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो प्रसन्न मात्र, नाम याद रखना, प्रसन्न मात्र। इसने जो है बहुत सारे सिक्के जारी करवाए थे, मतलब कि इसका जो समय रहा होगा, शासनकाल काफ़ी अच्छा रहा होगा, धन धान्य से परिपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, प्रसन्न मात्र ने किस नगर की स्थापना की थी? तो प्रसन्न मात्र ने अपने नाम पर प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की, प्रसन्नपुर। और यही जो प्रसन्नपुर है मल्लालपत्तन के नाम से जाना गया, मल्लालपत्तन। और आज के समय में ये जो मल्लालपत्तन है ये मल्हार के नाम से जाना जाता है। तो प्रसन्न मात्र द्वारा प्रसन्नपुर की स्थापना की, जो मल्लालपत्तनम भी कहलाया, और अब ये क्या कहलाता है? मल्हार। ध्यान रखना, प्रसन्न मात्र। अगला क्वेश्चन है, सरभपुरीय वंश के शासकों में से सर्वाधिक ताम्रपत्र किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो सरभपुरीय शासकों में सर्वाधिक ताम्रपत्र किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो महासुदेवराज। इसके ना 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। कितने? 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जो 2 है वो सिरपुर से जारी किए गए थे। 2 सिरपुर से जारी किए गए थे और 6 जो है सरभपुर से जारी किए गए थे। तो ये जारी करने का स्थान था जो मैंने भी बताया। तो ये कई बार पूछा गया, याद रखेंगे। महासुदेव राज के सर्वाधिक 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, महासुदेव राज के ताम्रपत्र में सर्वाधिकाराधिकर्ता के रूप में किस व्यक्ति का नाम मिलता है? सर्वाधिकाराधिकर्ता के रूप में इंद्रबल नामक व्यक्ति का नाम मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, इंद्रबल। तो ये जो है महासुदेव राज के समय में सर्वाधिकाराधिकर्ता के रूप में काम करता था, उसके ताम्रपत्रों से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, सरभपुरीय वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सरभपुरीय वंश का अंतिम शासक हुआ महाप्रवरसेन। कौन था? महाप्रवरसेन, या खाली इसको प्रवरसेन भी लिखा जाता है। तो महाप्रवरसेन अंतिम शासक हुआ। और ये जो इंद्रबल है ना, ये इस महाप्रवरसेन की हत्या कर देता है, सरभपुरीय वंश का एंड हो जाता है, और फिर जो इंद्रबल है वो पांडु वंश की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नल वंश के किस शासक के विषय में उसके अभिलेख में विजयी था, विजयी है, विजयी रहेगा जैसे शब्द उल्लेखित हैं? तो ये जो है स्कंद वर्मन, जो नल वंश का शासक था स्कंद वर्मन, इसके लिए कहा गया है। इसका जो एक अभिलेख है जो कि पोढ़ागढ़ से प्राप्त हुआ है, पोढ़ागढ़, तो वहाँ पर ये कहा गया है कि विजयी था, विजयी है, विजयी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सरभपुरीय वंश का वह शासक कौन था जिससे सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो सरभपुरीय वंश का सर्वाधिक सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? तो प्रसन्न मात्र। इसके जो है सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं, स्वर्ण सिक्के। तो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किया? प्रसन्न मात्र, जिसने प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, सिरपुर की स्थापना किस सरभपुरीय शासक द्वारा की गई थी? तो सिरपुर की स्थापना जो है महासुदेव राज द्वारा की गई थी, महासुदेव राज। ध्यान रखना, सिरपुर की स्थापना, आगे चल करके जो सिरपुर है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो महासुदेव राज ने सिरपुर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, सरभपुरीय वंश का अंत किस के द्वारा हुआ? तो सरभपुरीय वंश का अंत किसके द्वारा हुआ? इंद्रबल के द्वारा। मैंने बताया इंद्रबल, उसने जो है प्रवरसेन की हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन है, पांडव वंश, पांडव नहीं है ये पांडु है, माफ़ी चाहूँगा, ये पांडु है। तो पांडु वंश का संस्थापक कौन था? तो पांडु वंश का संस्थापक इंद्रबल था। इंद्रबल जिसने प्रवरसेन की हत्या कर दी थी। तो पांडु वंश का संस्थापक कौन था? इंद्रबल ने प्रवरसेन की हत्या कर दी और पांडु वंश की स्थापना की। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांडु वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो इंद्रबल था उसने जो है सरभपुरीय वंश के अंतिम शासक
प्रवरसेन अथवा महाप्रवरसेन की हत्या कर दी और सरभपुरीय वंश का अंत हो गया। पांडु वंश की उसने स्थापना की और इंद्रबल जो है प्रथम शासक बनता है। लेकिन पांडु वंश का प्रथम शासक के रूप में इंद्रबल के पिता उदयन को जाना जाता है। मतलब कि जो इंद्रबल था वो खुद राजा नहीं बना, उसने अपने पिता को राजा बनाया। एक प्रकार से अपने पिता के प्रति क्या बोलते हैं, श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, इस टाइप से। तो उसने जो है अपने पिता को शासन बनाया या उसके पिता के नाम से शासन किया होगा। तो उदयन को इस वंश का प्रथम शासक माना जाता है, दूसरे शासक के रूप में इंद्रबल। लेकिन संस्थापक कौन था? इंद्रबल। ध्यान रखना इस चीज को। उदयन एक प्रतीक के रूप में रहा होगा, उसने अपने पिता को माना होगा इस वंश का आदि पुरुष या प्रथम शासक, जबकि संस्थापक इंद्रबल था। अगला क्वेश्चन है, इंद्रपाल द्वारा, माफी चाहूंगा पाल नहीं है बल है, तो इंद्रबल द्वारा किस नगर की स्थापना की गई? तो इंद्रबल ने अपने नाम पर इंद्रपुर नामक नगर की स्थापना की, इंद्रपुर। और ये जो इंद्रपुर है ना, आज के समय में खरौद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रपुर में लक्ष्मणेश्वर अथवा लखनेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इंद्रपुर जिसकी स्थापना इंद्रबल ने की थी, तो यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर अथवा लखनेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इंद्रबल का एक बेटा था ईशान देव, 4 बेटे थे इंद्रबल के, तो उन्हीं में से एक था ईशान देव। तो इसने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पांडु वंश के किस शासक का दूसरा नाम भरत बल भी मिलता है? तो ये इंद्रबल को ही भरत बल कहा गया है। इंद्रबल, भरत बल एक ही व्यक्ति का नाम है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा पोढ़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो देखिए पोढ़ागढ़ से ना नल वंश के शासक स्कंद वर्मन का अभिलेख प्राप्त हुआ है, ताम्रपत्र। तो स्कंद वर्मन ने ही यहाँ पर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था पोढ़ागढ़ में, तो ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांडु वंश के किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? सकल कोसलाधिपति कई बार ये पूछा गया है। तो महाशिव तिवरदेव, महाशिव तिवरदेव, तो इसकी उपाधि थी सकल कोसलाधिपति। कभी कभी जो है महा भी लगा दिया जाता है, महाशकल कोसलाधिपति। तो महाशिव तिवरदेव, तो इसकी उपाधि थी, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पांडु वंश के शासकों की राजधानी थी। तो पांडु वंश के शासकों ने किसको अपनी राजधानी बनाई? तो सिरपुर जिसकी स्थापना महासुदेव राज, जो कि सरभपुरीय वंश का शासक था, उसके द्वारा सिरपुर नगर की स्थापना की गई थी और पांडु वंश के शासकों ने उसको अपनी राजधानी बना रखी थी। अगला क्वेश्चन है, पांडु वंश के किस शासक का विवाह मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वशाटा देवी से हुआ था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हर्षगुप्त ये पांडु वंश का शासक था, इसका विवाह हुआ था मगध के मौखरी राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वशाटा देवी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशल मंडलाधिपति की उपाधि किस शासक की थी? कोशल मंडलाधिपति, इससे पहले सकल कोशलाधिपति जो महाशिव तिवरदेव की उपाधि थी, तो ये भी एक उपाधि है। सकल मंडलाधिपति किस शासक की थी? तो ये थी नन्नराज द्वितीय की, नन्नराज द्वितीय, ध्यान रखना नन्नराज द्वितीय, इसने जो है कोशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण कर रखी थी। अगला क्वेश्चन है, पांडु वंश का महानतम शासक कौन हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो था महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन, उसको जो है पांडु वंश का महानतम शासक कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के महानतम शासकों में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन भारत के अन्य शक्तिशाली शासक कौन थे? तो जिस समय महाशिवगुप्त बालार्जुन शासन कर रहा था ना, तो उस समय इसका शासनकाल पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 595 से लगभग 655 तक इसने शासन किया था, काफ़ी लंबा इसका शासनकाल रहा है। तो इसके समय में, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में, अगर आप लोग इस टाइम पीरियड को देखो तो उत्तर भारत में हर्षवर्धन वो शासन कर रहा था, दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय, और एकदम दक्षिण में जाओगे तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो ये इसके समकालीन थे, ध्यान रखना, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम था, तो ये 3 थे इसके समकालीन। अगला क्वेश्चन है, पांडु वंश के किस शासक के शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री सिरपुर व मल्हार की यात्रा पर आया था? तो ये था वेनसोंग, जो चीन से आया हुआ था ना, वेनसोंग। तो इसने जो है
हर्षवर्धन के समय में ही भारत की यात्रा की थी और उसी समय ये छत्तीसगढ़ भी आता है। सिरपुर मल्हार, क्यों, देखिए जो सिरपुर और मल्हार है वो बौद्ध धार्मिक स्थल है, तो उनके दर्शन हेतु ये यहाँ आया हुआ था, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वेनसोंग ने अपनी रचना सी यू की में छत्तीसगढ़ का वर्णन किस नाम से किया है? तो इसने जो है जो वेनसोंग था इसने अपनी यात्रा वृतांत लिखी जिसको सी यू की के नाम से जाना जाता है। तो इसने छत्तीसगढ़ का भी इसमें जिक्र किया है, लेकिन इसने छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ नहीं लिखा है। क्या लिखा है? कियासलो। वैसे उस समय छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ नहीं बोला जाता था, तो इसने लिखा है कियासलो। कियासलो। देखो छत्तीसगढ़ को उस समय क्या कहते थे? कोसल कहते थे, कोसल। तो ये जो है कोसल नहीं बोल पाया होगा, कोसल को क्या लिख दिया? कियासलो। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोसल को किस नाम से लिखा है, तो कियासलो, कियासलो। अगला क्वेश्चन है, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार की थी, यह बात किस स्रोत से ज्ञात होता है? तो देखो जो महाशिवगुप्त बालार्जुन था इसने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार की थी। कैसे पता चलता है? पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है एहोल प्रशस्ति, एहोल प्रशस्ति। तो इसी से पता चलता है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन ने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी। देखिए क्या हुआ था कि पुलकेशिन द्वितीय और अपना जो हर्षवर्धन है दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में हर्षवर्धन का साथ दिया था महाशिवगुप्त बालार्जुन ने और हर्षवर्धन जो है ये युद्ध हार जाता है। तो इसके बाद चूंकि हर्षवर्धन हार गया मतलब महाशिवगुप्त बालार्जुन हार गया, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, पांडु वंश किस मत का अनुयायी था? तो जो पांडु वंश के शासक थे ना ये वैष्णव मत के अनुयायी थे, वैष्णव विष्णु जी के भक्त थे पांडु वंश के शासक, चाहे वो इंद्रबल हो, नंदराज द्वितीय हो, हर्षगुप्त हो, ये सब वैष्णव धर्म को मानते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पांडु वंश का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जो शैव मत का अनुयायी था? तो ये बालार्जुन, जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है ना ये आपका शैव मत का अनुयायी था, जबकि इसके बाकी शासक वैष्णव मत के अनुयायी थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है उसके नाम में ही शिव है, तो वो जो है शैव मत का अनुयायी था और इसके जो पूर्वज थे वो विष्णु जी के उपासक थे। अगला क्वेश्चन है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाशिवगुप्त जी की जो माता थी वशाटा देवी। देखो जो हर्षगुप्त है जिसका विवाह हुआ था मौखरी के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वशाटा देवी, इन्हीं दोनों का पुत्र था महाशिवगुप्त बालार्जुन। जब हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी वशाटा देवी मतलब महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता अपने पति के स्मृति में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाती है। तो ध्यान रखेंगे लक्ष्मण मंदिर का निर्माण वशाटा देवी द्वारा करवाया गया था, किसके समय में? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में। अगला क्वेश्चन है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध कवि कौन थे जिन्होंने सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के प्रशस्ति का निर्माण करवाया? तो उनका नाम मिलता है ईशान देव, कवि ईशान देव, कवि ईशान देव। देखिए इंद्रबल के पुत्र का नाम भी था ईशान देव, जिसने खरौद में जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया था, वो अलग है। ये कवि थे, कवि ईशान देव, जो कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के दरबार में रहा करते थे और इसने जो है सिरपुर के प्रशस्ति का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, मैंने एक एक्स्ट्रा लिया है इसमें। तो लक्ष्मण मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो देखिए जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है ना, नाम तो इसका लक्ष्मण मंदिर है लेकिन अंदर जो है विष्णु जी की प्रतिमा है, मतलब कि विष्णु जी से संबंधित ये मंदिर है, क्योंकि जो वशाटा देवी थी उसका जो पति था वो सब वैष्णव मत के अनुयायी थे, जबकि बालार्जुन जो है शिव जी के भक्त थे। तो लक्ष्मण मंदिर विष्णु जी से संबंधित मंदिर है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी प्रश्न का गलत जवाब दिया है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।